साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको सुल्ताना डाकू की रोचक कहानी सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सुल्ताना डाकू को हिंदुस्तान का रॉबिन हुड कहते हैं। अब आप कहेंगे कि रॉबिन हुड कौन था? तो रॉबिन हुड इंग्लैंड में हुआ करता था 14वीं सदी में। इंग्लैंड का उसको एक लोक नायक माना जाता है। वो शेरवुड के जंगलों में रहता था और रॉबिन हुड की अपनी एक टोली थी उसके साथियों की, और रॉबिन हुड अमीरों की दौलत लूटकर गरीबों में बांट देता था। तो सुल्ताना डाकू को लोग हिंदुस्तान का रॉबिन हुड कहते हैं। ये जो 1920 का दशक था, मतलब आज से 100 वर्ष पहले, उस समय उत्तर प्रदेश में सुल्ताना डाकू का बहुत आतंक था, खासकर अमीरों के बीच। आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, हिंदी में संयुक्त प्रांत कहते थे। शॉर्ट में तभी भी यूपी था, आज भी यूपी है। और ये सुल्ताना डाकू बड़ा दिलचस्प आदमी था। इसने अपने घोड़े का नाम रख दिया था चेतक। आप जानते हैं कि चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का हुआ करता था। महाराणा प्रताप उसी घोड़े पर बैठकर हल्दी घाटी की लड़ाई में गए थे। तो सुल्ताना डाकू महाराणा प्रताप की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रख दिया। सुल्ताना डाकू को अंग्रेजों से बहुत नफरत थी, इसलिए उसने अपने कुत्ते का नाम रख दिया था राय बहादुर। ये राय बहादुर एक पदवी हुआ करती थी जो अंग्रेज लोग अपने हिंदुस्तानी चमचों को सामान्यतया दिया करते थे। तो सुल्ताना डाकू के कुत्ते का नाम था राय बहादुर। अब सुल्ताना डाकू के लूटने की भी एक अदा हुआ करती थी। जहां उसे डकैती डालनी होती थी, वो पहले ही वहां पैगाम भिजवा देता कि फलना तारीख को सुल्ताना डाकू आएगा। यदि कोई आदमी उसे लड़ जाता, भिड़ जाता, तो सुल्ताना डाकू उसको मौत के घाट उतार देता। कई बार वो अपने शिकार की 3 उंगलियां काट के रख लेता था। इससे आपको उंगली मार डाकू की याद आ गई होगी, जो उंगलियों की माला बांधता था। सुल्ताना डाकू माला नहीं बनाता था, लेकिन 3 उंगलियां काट लेता था। तो इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में उसने हड़कंप मचा रखा था। एक बार सुल्ताना डाकू को एक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर का नाम था जफर उमर। जफर उमर को सरकार ने 5,000 रुपए इनाम में दिया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। जफर उमर की बेटी थी, उसका नाम था हमीदा अख्तर हुसैन। हमीदा अख्तर हुसैन ने किताब लिखी है, किताब का नाम है नायाब हैं हम। उसमें उसने पूरा तफसील से बताया है कि किस तरह उसके अब्बू जान ने, जफर उमर ने, सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था। रिटायर होने के बाद जो जफर उमर थे, वो एक लेखक बन गए और जासूसी उपन्यास लिखने लगे। जफर उमर का पहला जासूसी उपन्यास था नीली छतरी। नीली छतरी में उन्होंने सुल्ताना डाकू के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो सुल्ताना डाकू जेल में बंद हो गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो फिर बाहर निकल गया। बाहर निकल के वो उसने फिर आतंक मचाना शुरू किया। अंग्रेजों के लिए वो सरदर्द बन गया था। तब अंग्रेजों ने इंग्लैंड से एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया। उसका नाम था फ्रेडी यंग। ये जो फ्रेडी यंग था, इसके बारे में कहते थे कि ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे मोटा ताज़ा ऑफिसर था, लेकिन ये बहुत पैनी अकल का आदमी था। फ्रेडी यंग ने आते ही के साथ हिंदुस्तान में अध्ययन करना शुरू किया कि सुल्ताना डाकू बच कैसे निकलता है। तो फ्रेडी यंग को पता चला कि पुलिस महकमे में एक पुलिस वाला है मनोहर लाल, वो सुल्ताना डाकू का जासूस है। वही सुल्ताना डाकू को पुलिस महकमे की सारी बातें बताता है। तो फ्रेडी यंग ने चुपचाप मनोहर लाल का तबादला कर दिया, उसकी बदली कर दी, एक बहुत दूर दराज के इलाके में उसको भेज दिया। उसके बाद फ्रेडी यंग ने सोचा कि सुल्ताना डाकू के करीबियों को तोड़ा जाए। सुल्ताना डाकू का एक बहुत करीबी था, उसका नाम था मुंशी अब्दुल रज्जाक। तो मुंशी अब्दुल रज्जाक को किसी तरह फ्रेडी यंग ने तोड़ लिया और वो फ्रेडी यंग का खबरी बन गया, यानी कि सुल्ताना डाकू के बारे में वो खबर पहुंचाने लगा। तो ये जो सुल्ताना डाकू था, ये नजीबाबाद के घने जंगलों में छिपता था। तो एक दिन फ्रेडी यंग को खबर मिली कि सुल्ताना डाकू जंगल में आने वाला है। तो वहां चारों ओर पुलिस का जाल बिछा हुआ था। सुल्ताना डाकू को पुलिस ने घेर लिया। सुल्ताना डाकू ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन सैमुअल पियर्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया, उसका राइफल छीन लिया, और उसके बाद सुल्ताना डाकू
वो गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी हो गई। अंग्रेज लोग बड़े खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि फ्रेडी यंग का प्रमोशन हो गया, उसको तरक्की देकर भोपाल का जेल आईजी बना दिया गया। और इधर सुल्ताना डाकू को जेल में बंद कर दिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और जुलाई 1924 में, मतलब आज से ठीक समझिए 100 बरस पहले, सुल्ताना डाकू को फांसी पर लटका दिया गया। सुल्ताना डाकू की कहानी तब भी ख़त्म नहीं हुई। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और यहाँ तक कि अमेरिका के हॉलीवुड में भी सुल्ताना डाकू पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं सुल्ताना डाकू को लेकर। और कुछ साल पहले एक लेखक हैं सुधीर सर्राफ, उन्होंने एक किताब लिखी है कन्फेशंस ऑफ सुल्ताना डाकू, मतलब सुल्ताना डाकू का कबूलनामा। उसमें सुधीर सर्राफ ने लिखा है कि फांसी पर लटकने के पहले सुल्ताना डाकू ने अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपनी ज़िंदगी की दास्तान अंग्रेज़ अफसरों को कैसे बताई थी, इस सब का उस किताब में जिक्र है। तो साथियों, आप आज का वीडियो यहीं तक था। यदि सुल्ताना डाकू पर आप फिल्में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।